अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री यानी मवेशी परवरी। मवेशी परवरी एग्रीकल्चर का पार्ट है। एग्रीकल्चर की मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक है। यानी एग्रीकल्चर से मुराद फसलों की काश्त और जानवरों की परवरिश है। इस लिहाज से एग्रीकल्चर को 4 सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 क्रॉप्स कल्टीवेशन यानी फसलों की काश्त। नंबर 2 लाइव स्टॉक रेजिंग यानी जानवरों की परवरिश। नंबर 3 फिशरीज यानी मछलियों और आबी हयात की फार्मिंग। और नंबर 4 फॉरेस्ट्री यानी जंगलात की कटाई और उससे लकड़ी का हसूल है। एनिमल हस्बेंड्री यानी मवेशी परवरी में जानवरों को पाला जाता है और उसमें उनकी के लिए शेल्टर का बंदोबस्त किया जाता है, उनकी फीडिंग की जाती है, उनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है, उनकी हेल्थ केयर की जाती है और उनकी ब्रीडिंग की जाती है। और इसका मकसद उनसे माशी फ़ायदा हासिल करना था, यानी उनसे फूड प्रोडक्ट्स हासिल की जाती हैं, जैसे गोश्त और दूध वगैरह हासिल किया जाता है या उनको सेल करके रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की तारीख बहुत पुरानी है, यानी कि इंसान ज़माने कदीम से जानवरों को पालता आ रहा है और गालिबन इसकी तारीख 4000 कबल मसीह तक की है, यानी कि 4000 कबल मसीह से इंसान जानवरों को पालता आ रहा है। या बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक शायद इंसान इससे भी ज़्यादा 8000 साल से या 9000 साल से इंसान ने जानवरों को सुधारना और उसको घरों पर पालना शुरू किया और इसका सेंटर मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के ममालिक थे, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ और इंसान मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को पालता आ रहा है। यहाँ पर इस चार्ट में जो कि FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, जिसमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी घरों पर पाले जाने वाले जानवर या मवेशियों की लिस्ट फराहम की गई है, जिसमें कैटल, शीप, गोट्स, बफेलोज और कैमल्स इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं और उनकी तादाद मिलियंस में दी गई है और अहम ममालिक जिनमें वो पाले जा रहे हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनसे क्या कुछ फ़वाइद हासिल होते हैं ये भी दर्ज किए गए हैं। इस पर नॉन रोमिनेंट्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दिए गए हैं। रोमिनेंट्स और नॉन रोमिनेंट्स से मुराद रोमिनेंट्स वो मवेशी या जानवर हैं कि जो हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो चारा सब्ज चारा खाते हैं, और नॉन रूमिनेंट्स वो हैं कि जो चारे के अलावा दीगर खुराकें भी खाते हैं, यानी कि नॉन रूमिनेंट्स को हम ओमनीवोरस कह सकते हैं। इसमें चिकन, स्वाइन, टर्कीज, डक्स, हॉर्सेस और डंकीज वगैरह शामिल हैं, जिनको इंसान मुख्तलिफ मकासद के लिए पाल रहा है। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मवेशियों को पालने के क्या फ़वाइद और क्या मकासद होते हैं। इसमें सबसे अहम मकसद खुराक है। इंसान खुराक के हसूल के लिए जैसे गोश्त या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध के हसूल के लिए जानवरों को पालता है। इसके अलावा उससे मुख्तलिफ किस्म के फाइबर हासिल किए जाते हैं उनकी जिस्म से, जैसे भेड़ों से ऊन हासिल की जाती है या इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों से फर हासिल की जाती है जिससे लिबास वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा उनकी स्किन और खाल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, उनसे लिबास तैयार किया जाता है और मुख्तलिफ
ضرورت کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے. اینیمل ہسبینڈری کی اہم ٹائپس میں 4 اہم ٹائپس ہیں. اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ان آرگنائزڈ اینیمل کیپنگ اور آرگنائزڈ اینیمل کیپنگ, یعنی منظم مویشی پروری اور غیر منظم مویشی پروری. غیر منظم مویشی پروری سبسسٹنس لیول پر کی جاتی ہے, یعنی خود کفالتی سطح کے اوپر, یعنی یہ اسمال سکیل کے اوپر, جس کا مقصد صرف اپنی ضروریات کو یا اپنے فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور جو آرگنائزڈ یا منظم مویشی پروری ہے وہ کمرشل لیول کے اوپر یعنی لارج سکیل پر کی جاتی ہے, تجارتی پیمانے کے اوپر, جس کی فردر 3 ٹائپس ہیں, ایکسٹینسو لائف سٹاک رینچنگ, ڈیری فارمنگ اور مکسڈ فارمنگ. فرسٹ ٹائپ جو کہ سبسسٹنس اینیمل کیپنگ کی ٹائپ ہے, یہ نومیڈک ہرڈنگ ہے, جس کو گلہ بانی بھی کہا جاتا ہے اردو میں, یا پیسٹورلزم بھی اس کو کہا جاتا ہے. نومیڈک ہرڈنگ یا پیسٹورل نومیڈزم میں نومیڈک ٹرائب انوالو ہوتے ہیں, یعنی خانہ بدوش قبائل انوالو ہوتے ہیں, جو کہ صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں میں رہنے والے خانہ بدوش قبائل ہوتے ہیں, جنہیں جانور پالے ہوتے ہیں, اور ان جانوروں کے اوپر ان کا دار و مدار ہوتا ہے. اس سے وہ خوراک حاصل کر رہے ہوتے ہیں, دودھ اور گوشت کی شکل میں. ان کی اون اور کھال سے وہ لباس تیار کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ان جانوروں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, جہاں پر پانی اور چارے کی کمی ہوتی ہے. تو اس پانی اور چارے کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں, یعنی ہجرت کرتے رہتے ہیں. ان علاقوں میں پائے جانے والے ٹرائب زیادہ تر بھیڑ اور بکریاں پالتے ہیں, یا اس کے علاوہ بعض علاقوں میں اونٹ بھی پالے جاتے ہیں. نومیڈک ہرڈنگ کے 3 اہم ریجنز ہیں. افریقہ کے علاقے اٹلانٹک شور سے لے کر ایشیا میں عربین پیننسولا تک کے ایریا, اور سینٹرل ایشیا میں منگولیا اور سینٹرل چائنا تک کا علاقہ. اس کے علاوہ شمال میں ایشیا کے شمال میں ٹنڈرا ریجن, اور ساؤتھ ویسٹ افریقہ کے کچھ علاقے نومیڈک ہرڈنگ کے اہم علاقے ہیں. ٹراپیکل افریقہ میں جو اہم جانور پالا جاتا ہے نومیڈک ہرڈنگ میں وہ گائے ہے. سہارا اور ایشیا کے علاقوں میں بھیڑ بکریاں زیادہ مقدار میں پالی جاتی ہیں. اس کے علاوہ عرب کے علاقوں میں اونٹ بھی پالا جاتا ہے. تبت اور اینڈیز میں یاک اور لاماس پالے جاتے ہیں, اور سب آخری میں رینڈیر سب سے اہم جانور ہے. یہاں پر مختلف علاقوں میں ہونے والی نومیڈک ہرڈنگ کو پکچرز میں شو کیا گیا ہے, جس میں تبت کا علاقہ ہے جہاں پر یاک آپ کو نظر آ رہا ہے. افریقہ میں آپ کو بھیڑ بکریاں اور اونٹ نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سیریا یعنی شام کے علاقے میں آپ کو بھیڑیں نظر آ رہی ہیں, اور کشمیر کے علاقے میں بھی آپ کو بکریاں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر میپ کے اوپر نومیڈک ہرڈنگ کے ایریاز کو شو کیا گیا. جو ڈارکر ریجن ہے یہ وہ ریجن ہے کہ جہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر آج بھی نومیڈک ہرڈنگ ہو رہی ہے. اس میں سینٹر میں افریقہ اور عربین پیننسولا نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے علاقے منگولیا اور چائنا وغیرہ کے علاقے نظر آ رہے ہیں. اوپر شمال کی طرف آپ کو یوریشیا کا ریجن جس کو ٹنڈرا کہا جاتا ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور نیچے ساؤتھ ویسٹ افریقہ کا کچھ علاقہ ہے. یہ 3 اہم ریجنز ہیں نومیڈک ہرڈنگ کے, جہاں پر
बड़े पैमाने पर नोमैडिक हर्डिंग हो रही है। इसके बाद दूसरा अहम टाइप जो कि ऑर्गेनाइज्ड एनिमल कीपिंग या एनिमल हस्बेंड्री की टाइप है, वो रैंचिंग है, या जिसे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग कहा जाता है। ये भी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में यानी सहराई और नीम सहराई इलाकों में की जाने वाली कमर्शियल एक्टिविटी है, जहाँ पर पानी की कमी की वजह से, ये सॉइल के पुअर होने की वजह से, ज़्यादा जरखेज ना होने की वजह से एग्रीकल्चर करना मुश्किल होता है, जिसके नतीजे में लोग रैंचिंग की तरफ जाते हैं। ये एक बहुत ऑर्गेनाइज और कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है, यानी जिसके लिए आपको ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। रेंच एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक जिसके अंदर जानवरों को बाड़ लगाकर जानवरों को पाला जाता है, जिसे हम उर्दू में बाड़ा कहते हैं, जिसके अंदर जानवरों को, एक फेंस्ड एरिया होता है जिसके अंदर जानवरों को पाला जा रहा होता है। उस रेंच को आमतौर पर डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और वहाँ पर जो चरागाहें हैं उनको इस लिहाज से रेगुलेट किया जाता है। इस रैंचिंग में आमतौर पर किसी एक जानवर को ही पाला जा रहा होता है, और उसमें उस रेंच की या रेंचर की स्पेशलिटी होती है, उस एक जानवर को पालने में उसको महारत हासिल होती है। रेंच का मालिक जो है वो रेंचर कहलाता है। मुख्तलिफ रेंच में मुख्तलिफ जानवर पाले जा रहे होते हैं, आमतौर पर भेड़, बकरियां और गाय और घोड़े वगैरह पाले जा रहे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो रेंच है वहाँ पर भेड़ बकरियां ज़्यादातर पाली जा रही होती हैं, और यूएसए में ज़्यादातर गाय बैल वगैरह पाले जा रहे होते हैं। इम्पोर्टेंट एरिया जो रेंचिंग के हवाले से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और यूएसए हैं। यहाँ पर मैप के ऊपर इम्पोर्टेंट एरिया शो किए गए हैं रेंचिंग के, जिसमें नॉर्थ, और इन इलाकों को डार्क कलर से शो किया गया। नॉर्थ अमेरिका के इलाके, यूएसए का वेस्ट एरिया रेंचिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना वगैरह के इलाके शामिल है। साउथ अफ्रीका के कुछ इलाके, सेंट्रल एशिया में मंगोलिया, रशिया वगैरह के इलाके हैं, और ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा इलाका रेंचिंग के लिए मखसूस है। इम्पोर्टेंट रेंच इसमें जो यूएसए का सबसे बड़ा रेंच है वो किंग रेंच कहलाता है, जिसका रकबा 8,25,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जो कि यूरोपियन कंट्री लक्समबर्ग से भी बड़ा है। और ये 1852 में कायम किया गया। यूएसए के साउथ में, यहाँ पर मैप के ऊपर भी आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, किंग रेंच की। किंग रेंच यूएसए का सबसे बड़ा रेंच है। रेंच टर्म जो है यूएसए की है, यूएसए में इस तरीके से जानवर पालने को रेंचिंग कहा जाता है, और रेंच का जो मालिक होता है वो रेंचर कहलाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो इस तरह के रेंच होते हैं उनको कैटल स्टेशन कहा जाता है, और जो कैटल स्टेशन का सरबराह होता है वो कैटल मैन कहलाता है। सबसे बड़ा यूएसए का रेंच एना क्रीक स्टेशन है, और इसका रकबा 23,677 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा वो रेंच है। इसके बाद मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग फार्मिंग की ऐसी टाइप है जिसमें एट अ टाइम
क्रॉप कल्टीवेशन भी की जा रही होती है और लाइव स्टॉक की परवरिश भी की जाती है, मवेशी परवरिश भी की जा रही होती है। मिक्स फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अहम है वो ये है कि मिक्स फार्म का साइज आमतौर पर छोटा होता है, रैंचिंग के मुकाबले में ये साइज में छोटे होते हैं और इसमें जानवरों की परवरिश और क्रॉप कल्टीवेशन दोनों पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। फोडर क्रॉप्स यानी चारे की फसलें इसका एक अहम कंपोनेंट होती हैं, क्योंकि एट ए टाइम आपने जानवर पाले हुए होते हैं जिनको खुराक के लिए आप चारे की फसलें भी काश्त कर रहे होते हैं। इसके अलावा सीरियल क्रॉप्स भी उगाई जा रही होती हैं। जानवरों की परवरिश के अलावा और कई किस्म की परवरिश भी और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में भी मिक्स्ड फार्मिंग में इन्वॉल्व फार्मर मसरूफ होता है, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग हो सकती है, वो एट ए टाइम पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकता है, फिशरीज में इन्वॉल्व हो सकता है, बी कीपिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि शहद की मक्खियाँ पाल सकता है। तो इस लिहाज से मिक्स फार्मिंग में फार्मर हर वक्त बिजी होता है और साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और उसके नतीजे में उसको क्या होता है कि कोई ऑफ सीजन उसका नहीं होता और वो कॉन्स्टेंटली इनकम जनरेट कर रहा होता है किसी न किसी ज़रिए से। अगर क्रॉप कल्टीवेशन के ऊपर ऑफ सीजन है तो वो अल्टरनेट एक्टिविटी जो कर रहा है लाइव स्टॉक रियरिंग की, वहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहा होता है। मिक्स फार्मिंग के ये अहम रीजन्स हैं जिसमें यूएसए, मैक्सिको, ब्राज़ील और अर्जेंटीना के इलाके हैं, साउथ अफ्रीका है, वेस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल रशिया के इलाके हैं जो मिक्स फार्मिंग के हवाले से अहम हैं। इसके बाद डेयरी फार्मिंग एक अहम एनिमल कीपिंग या एनिमल हस्बेंड्री की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किस्म है जिसमें दूध देने वाले जानवरों की परवरिश की जा रही होती है। ये एक मोस्ट एडवांस और एफिशिएंट टाइप है एनिमल कीपिंग की और इसके साथ ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है जिसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आपको एनिमल शेड्स तामीर करने पड़ते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़, चारे के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ती है, मशीनें आपको मुख्तलिफ किस्म की ख़रीदनी पड़ती हैं, जिसके नतीजे में डेयरी फार्मिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर और वेटरनरी सर्विसेज पर खसूसी तवज्जो दी जाती है और इसमें भी कोई ऑफ सीजन नहीं होता क्योंकि पूरा साल जानवरों से दूध हासिल किया जा रहा होता है। रेफ्रिजरेशन की ईजाद ने डेयरी फार्मिंग की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। 19th सेंचुरी के आखिर में रेफ्रिजरेशन की ईजाद ने इस इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असरात मरतब किए, क्योंकि उससे पहले जो दूध था वो एक पेरिशेबल आइटम था जो जल्द ख़राब हो जाता था और उसको ज़्यादा देर तक महफूज नहीं किया जा सकता था। इस वजह से उसको जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंचाना होता था, वरना वो स्पॉइल हो जाता था, ख़राब हो जाता था। मतलब उसकी जो लाइफ थी बहुत कम थी। लेकिन रेफ्रिजरेशन की इंडस्ट्री ने उसको दूध का महफूज करने या दूध की लाइफ को बढ़ा दिया। इसके अलावा उसके बाद मज़ीद टेक्नोलॉजी ने जब तरक्की की तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होगी, रेफ्रिजरेशन और पेस्चराइजेशन के तरीके ईजाद हो गए, जिसके नतीजे में दूध को लंबे अरसे के लिए महफूज किया जाने लगा। इस तरह आप देखते हैं आज के मिल्क पैक में जो दूध होता है वो कई कई महीने तक महफूज रहता है और ट्रांसपोर्टेशन के फास्ट होने ने उसको जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंचा दिया। इसके अलावा दूध से और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाई जाने लगी, जिसमें योगर्ट है, चीज़ है, क्रीम है, बटर है, कंडेंस एंड ड्राइड मिल्क है। ये डेयरी इंडस्ट्री बनाने लगी और उसको लंबे अरसे तक महफूज करने लगी। डेयरी फार्मिंग के अहम
ترین جو ریجنز ہیں وہ نارتھ ویسٹرن یورپ ہے، سب سے بڑا ریجن ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کینیڈا ہے اور تیسرے نمبر پر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے علاقے اہم ترین علاقے ہیں ڈیری فارمنگ اور ڈیری پروڈکٹس میں. یورپ میں جو ڈیری فارمنگ کی اتنی ترقی پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل یہ ہیں کہ ایک تو ٹوپوگرافیز انڈولیٹنگ ہے، جو یورپ کے زیادہ تر علاقہ ہے، یورپ سب سے بڑا ریجن ہے ڈیری فارمنگ میں اور سب سے ایڈوانس طریقے سے جو ڈیری فارمنگ ہو رہی ہے یورپ، وہ یورپین ممالک میں ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈولیٹنگ ٹوپوگرافی ہے. ٹوپوگرافی یعنی کہ زیادہ تر ایریا جو ہے وہ ماؤنٹینز اور پلیٹوز پر مشتمل ہے، پلین ایریاز کم ہے، جس وجہ سے ایگریکلچر نسبتاً کمپیریٹیولی وہاں پر مشکل ہے، جس کی وجہ سے یورپین کنٹریز نے آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی کے طور پر ڈیری فارمنگ کو اپنایا. اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں سوائل پور ہے، اتنی زیادہ زرخیز نہیں ہے اور وہ کراپ کلٹیویشن کے مقابلے میں گراسز کو سوٹ کرتی ہے. اس وجہ سے وہاں پر نیچرلی گراسز گرو کرتی ہیں اور وہاں پر وہ گریزنگ کرواتے ہیں جانوروں کو. پھر اس کے بعد کلائمیٹ فیوریبل نہیں ہے، کراپ گروئنگ سیزن شارٹ ہوتا ہے اور جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ کولڈ ہوتا ہے، سیویئر قسم کے ونٹر سیزن ہوتا ہے یورپ میں، جس میں ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کراپ کلٹیویشن ونٹر سیزن میں مشکل ہوتا ہے. ونٹر میں آف سیزن ہو جاتا ہے کراپ کلٹیویشن کا. اس کی وجہ سے اس لانگ ونٹر سیزن کی وجہ سے انہوں نے آلٹرنیٹ ایکٹیویٹی کے طور پر ڈیری فارمنگ کو اپنایا اور ڈیری فارمنگ میں وہ پورا سال انوالو رہتے ہیں، کیونکہ ڈیری فارمنگ کو وہ انڈور پریکٹس کرتے ہیں، شیڈز کے اندر جانوروں کو محفوظ رکھ کر پورا سال ڈیری فارمنگ کی ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں. ان فیکٹرز کی وجہ سے، ان فیکٹرز کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے یورپین کنٹریز کراپ کلٹیویشن کے بجائے ڈیری فارمنگ کی طرف شفٹ ہو گئے. اس وقت یورپ ڈیری فارمنگ میں سب سے بڑا ریجن ہے. شکریہ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.